नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश मिलकर मांगेंगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ओमकारेश्वर में नर्मदा किनारे बनी आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस खतरे में है। जी हां, कहा जा रहा है कि जिस मुख्य पिलर पर पूरी प्रतिमा टिकी हुई है वह झुक रहा है और ये बात हवाई नहीं है। इसकी शिकायत अब सीबीआई तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि जिस अधिकारी ने इससे खामी का पता लगाया उन्हें पद से ही हटा दिया गया। अब इस पर कई तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही है। इसी पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, तकनीकी रिपोर्ट से मचा हड़कंप। प्रतिमा के मुख्य पिलर में झुका। ETABS रिपोर्ट का हवाला। क्या खतरे में है प्रतिमा? ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा खतरे में है। ये दावा हम नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिपोर्ट में किया गया है। जो प्रतिमा आध्यात्मिक गौरव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कही जा रही थी, वह भ्रष्टाचार के गंभीर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट पर अब तकनीकी खामियों, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर आरोप लगे हैं। खतरे में 108 फीट ऊंची प्रतिमा, लागत करीब 200 करोड़, तत्कालीन शिवराज सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। उद्घाटन 21 सितंबर 2023। 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया था। ये परियोजना तत्कालीन सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल थी, लेकिन अब इसके निर्माण में गंभीर आरोप सामने आए हैं। सीबीआई, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और लोकायुक्त को की गई शिकायत में 2300 करोड़ की इस परियोजना में सुरक्षा और तकनीकी मानकों की अनदेखी का दावा किया गया है। रिपोर्ट आई, अधिकारी हटे, फील्ड डायरेक्टर हटाए गए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बदले गए। शिकायत में ये भी आरोप है कि लगातार कई महीनों तक तकनीकी चेतावनियां संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को दी जाती रहीं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने समय रहते कोई सुधार नहीं किया। उल्टा शिकायत करने वाले फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल अनुपम गुप्ता को ही पद से हटा दिया गया। करोड़ों का हिसाब कौन देगा जवाब? 8 करोड़ रिकवरी लंबित, 28 लाख अन्य वसूली लंबित। भुगतान पर उठे बड़े सवाल। प्रतिमा निर्माण में सिर्फ तकनीकी खामी ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। शिकायत में दावा किया गया है कि ठेकेदार कंपनी से करीब 8 करोड़ रुपए की वसूली होनी थी। ऑफिस, गाड़ी और बिजली खर्च के 28 लाख रुपए भी वसूले जाने थे, लेकिन मामले को पूरी तरह दबाकर कंसल्टेंट कंपनी को पूरा भुगतान कर दिया गया। गलवान के बाद चीन से सौदा। 15 जून 2020 गलवान हिंसक झड़प। चीन से संबंधों के बहिष्कार की उठी मांग। जून 2022 प्रतिमा निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट। 2022-23 चीन में मेटल कास्टिंग। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण में धातु ढलाई का काम चीन की एक कंपनी के सहयोग से कराया गया, जो 2022-23 के दौरान हुई, जबकि इससे पहले 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए और देश में चीनी उत्पादों और कंपनियों के उपयोग को लेकर व्यापक बहस चल रही थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने इस परियोजना में चीनी कंपनी की सेवाएं क्यों ली? अब लोकायुक्त तक पहुंची जांच। दस्तावेज तलब, जांच जारी। कौन जिम्मेदार, कब सामने आएगा सच? तत्कालीन शिवराज सरकार पर सवाल। शिकायत पर जांच जारी है, लेकिन दूसरी ओर आदि शंकराचार्य न्यास के सीईओ डॉक्टर मनीष पांडे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है एकात्म धाम प्रोजेक्ट का संचालन पर्यटन विभाग करता है, लिहाजा जिम्मेदारी भी पर्यटन विभाग की होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एमडी दिलीप यादव गेंद को न्यास के पाले में डालकर किसी भी जवाबदेही से बच रहे हैं, लेकिन विपक्ष खामोश नहीं है, वो इसका हिसाब मांग रहा है। जब हम बार बार ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के पर्याय हैं,
ये न मंदिर को छोड़ते हैं, न अयोध्या को छोड़ा, न बगलामुखी को छोड़ा, न महाकाल को छोड़ा। अब शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा थी वो भी भ्रष्टाचार से टेढ़ी हो गई, चोरी में टेढ़ी हो गई। इसके लिए क्या मुख्यमंत्री उस एजेंसी के और उस अधिकारियों के जिन्होंने इसके मार्गदर्शन में काम हुआ था उनको पनिशमेंट देंगे क्या? ये कोई पहला मौका नहीं है जब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हो। इससे पहले उज्जैन के महाकाल लोक में मई 2023 में आई आंधी में शिवराज सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की परतें उधड़ गई थीं। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई मूर्तियां आंधी पानी नहीं झेल सकी। जांच में पता चला था कि मूर्तियों का बेस बहुत कमजोर था, जबकि इसे बनाने वाली MP बाबरिया कंपनी ने इनकी लाइफ 10 साल बताई थी। ओमकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का भी प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में सुरक्षा, गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े आरोप सामने आते हैं तो निष्पक्ष जांच के साथ दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और कई सवाल इस पूरी परियोजना को लेकर भी खड़े हुए हैं। ओमकारेश्वर की प्रतिमा तो कई सवालों के घेरे में है ही। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और हमारे साथ शैलेशानंद महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। शैलेशानंद जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी तस्वीरें आपने देखी, इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, क्या कुछ आपको दिखाई देता है? क्योंकि तत्कालीन शिवराज सरकार की परियोजना कई सवाल पहले से खड़े करती आ रही है। महाकाल लोक एक इसका एग्जाम्पल देखने को मिला, और अभी जो ओमकारेश्वर की बात कही जा रही है कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा संकट में है, यानी झुक रही है, आगे कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। इससे आप कैसे देखते हैं? ऋषभ जी, देखिए, भारत जो है ना वो साकार भक्ति का बहुत बड़ा देश है। आप अन्य देशों को देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म के नाम पर चढ़ावा भी बहुत है और धर्म के नाम पर लूट भी बहुत है। अगर आप देखिए कि ये शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है ये शुरू से विवादित रही है। ओंकारेश्वर के जिस पर्वत पर ये बना है उसको मानधाता पर्वत कहते हैं, और उस पर्वत का जब ये शंकराचार्य जी की मूर्ति जब लगाने का प्रस्ताव हुआ था तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि ये एक पहाड़ी पर है और मां नर्मदा का बहाव जो है वो वहाँ पर बहुत अधिक है और पहाड़ी लगातार बरसात में हो सकती है धसे, और वो जो है जो जंगल का इलाका है वहाँ कुछ मेरे ख्याल से पेड़ वगैरह भी काटे गए थे। तो इसका बहुत विरोध हुआ था। उस समय स्थानीय लोगों ने बोला था कि इसको कहीं और सुरक्षित जगह लगाएं, परंतु नहीं, चूंकि हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो गुजरात में स्थापित है, आपको ध्यान हो, उसके कंपैरिजन के बाद ही लोगों की नहीं साहब हम मध्य प्रदेश में भी हमको करना है। तो उस समय जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका जो है प्रस्ताव बनवा कर और वो लगवाया था। हालांकि बहुत अच्छा है क्योंकि शंकराचार्य जी वहाँ पर ओंकारेश्वर में आए भी थे, और शंकराचार्य जी चूँकि भगवान शिव के अंश हैं, तो शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो और अच्छा बताएंगे अध्यात्म के और इससे जुड़ाव में। बाकी अगर देखा जाए तो ये शुरू से विवादित रही है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो चीन से भी मांगा गया था कि हमारे पास जो है इसको, इसमें एक्चुअली क्या है, मिश्रित ये धातु की बनी हुई है जिसमें 88% जो है वो तांबा, जिंक और टीन करके मिलाया गया है। तो चीन से भी इसके कुछ कलपुर्जे, कुछ चीजें मंगवाई गई थी। इसका भी विरोध हुआ था कि भाई आखिर में हम, जब चीन हमारा जो है विरोधी है और चीन का हमको बहिष्कार करना है तो क्या कारण है कि हमको चीन से मंगवाना पड़ा? तो उसका एक कारण आया कि L&T के पास, भले ही आपने L&T जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है, उसके पास उस तरीके के उपकरण नहीं है जो इतनी बड़ी मूर्ति को ढाल सके। तो ठीक है, तो शुरू से आप देखिए विवादित तो रही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस कंपनी ने इसको बनाया और इसके बाद ये जो कमियां आई हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, हम अगर रोड बनाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार, अभी बहुत सारे नियम आ गए हैं कि इतने सालों तक होगा, तो ये सालों तक होना चाहिए इसमें। ऋषभ जी, नहीं, वाकई में देखिए यहाँ पर अब क्या कुछ आगे की तस्वीर रहेगी, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया तो कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने शिकायत की थी, उनको भी पद से हटा दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं, चाइना का कनेक्शन भी सवालों के घेरे में रहा है जो कंपनी से काम लिया गया। खैर, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। राजनीतिक तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि तत्कालीन शिवराज सरकार की परियोजना पर सवाल हैं, और जो निर्माण कार्य हुआ, जो महाकाल लोक की तस्वीरें आपने देखी, अब कई आरोप लग रहे हैं कि इस तरह के निर्माण है, इसमें भ्रष्टाचार भी किया गया है। इस तरह के भी कई मामले देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष ने भी कई आरोप लगाए। सियासी तौर पर आप इसे कैसे देखेंगे? ऋषभ जी, आपको
भागीदारों को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, अभिषेक जी ने काफी डिटेल्स बता दिया है और उस तथ्यों में कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो बिल्कुल उनने तथ्यों का सही आकलन किया है। और ये शिवराज सिंह जी की सरकार की बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, और इसके पीछे यानी आस्था अपनी जगह थी, लेकिन एक टूरिस्ट मध्य प्रदेश प्लेस को डेवलप करना वो भी एक बड़ा उद्देश्य था, जिससे कि उससे रेवेन्यू में भी सरकार में वृद्धि हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य इस समय जो पार्टी भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात करती है, हिंदू रक्षा की बात करती है, धर्म की रक्षा की बात करती है, पिछले कुछ समय से उस पार्टी के पर ग्रहण लग गया ऐसा लग रहा है। राम मंदिर निर्माण आंदोलन गबन से लेके भाई बद्रीनाथ में भी आरोप लग गए हैं, शिरडी के वहां भी आरोप लगे हैं। तो पता नहीं कि धार्मिक स्थलों पे इस तरह के आरोपों की सिलसिलेवार जो क्रम चालू हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं है कि क्रम हमेशा से चलते आ रहा है और आज चूंकि एक राम मंदिर अयोध्या कांड में चूंकि उजागर हुआ तो लोगों की हिम्मत हुई और उसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सोच का विषय है कि हमारी आस्था जो है हर मंदिर से जुड़ी हुई होती है। जो लोग डोनर होते हैं या जो दर्शन करने जाते हैं, तो उनकी आस्था का कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं उसका आघात हो रहा है। और इसलिए यह चिंता का विषय है कि इस तरह के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी यानी सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जहां पे राम मंदिर गबन कांड में जिस महिपाल ने सूचना दिया था जानकर, उस पर कार्रवाई ना होके उसको हटा दिया गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे किया, जहां पे जो एमडी साहब है उनने शिकायत किया, जानकारी दिया, उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में कौन हिम्मत करेगा फिर कमी बताने का? तो दूसरा क्वेश्चन इसमें यह होता है कि कहीं ना कहीं सरकार को पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता है और इसमें कहीं ना कहीं एक आयोग बैठाने की आवश्यकता है, चाहे वो न्यायिक आयोग हो या चाहे उसमें धर्माचार से लेके जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज उनके इसमें आयोग बैठे, ताकि एक पूरा प्रोग्रामिंग हो सके कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो महाकाल की आपने बात की, वहां भी भ्रष्टाचार की बात आई है, वहां भी कंस्ट्रक्शन में घटिया बात की आई है। तो इसके कहीं ना कोई पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा, और नहीं तो ये प्रदेश की जो जनता है उसके धार्मिक आस्था पर कुठाराघात होगा। और सरकार का बिल्कुल देखिए, आस्था पर भी कुठाराघात होगा। और वो छवि भी देखिए ना आपकी, जिस तरीके से ये परियोजना पर, पूरी परियोजना पर ही सवाल उठ रहे हैं। 2300 करोड़ की परियोजना और इससे पहले भी जो कार्य हुए हैं, जहां पर अभी तस्वीर भले ही ठीक हो, उस पर भी अब आशंका बढ़ती है कि यहाँ पर भी वो स्थिति तो नहीं रही है। तमाम सवाल ऐसे में बढ़ते हैं। अब शैलेश नंदन महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। धार्मिक रूप से आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर भावनाएं आहत होती हैं। अभी ओमकारेश्वर में एक मामला सामने आया जहां पर फर्जी प्रोटोकॉल के जरिए लोगों को दर्शन कराए गए। छोटी सी कई घटनाएं भी देखने को मिलती हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति, आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, अब इसमें भी झुकाव की बात कही जा रही है। आप इससे कैसे देखते हैं इस परियोजना को, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं। धार्मिक रूप से आपको क्या मानना है? देखिए ऋषभ जी, मंशा पे संदेह नहीं है, क्रियान्वयन पे संदेह है। ये शुरू से मैंने कहा, जब शिवराज जी भी थे, मैंने कहा था आदि गुरु शंकराचार्य उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किस लिए घूमे थे? क्या पर्यटन के लिए घूमे थे? वो तीर्थाटन के लिए घूमे थे, वो देशाटन के लिए घूमे थे, यानी वो हमारी आध्यात्मिक संपदाओं के और संवर्धन के लिए घूमे थे। हमारे ज्ञान, साहित्य, तक्षशिला, शारदा पीठ, इस प्रकार के जो केंद्र थे उनके द्वारा जो ज्ञान का संवर्धन होना चाहिए उसके लिए वो घूमे थे। किंतु दुर्भाग्य यह है कि सलाहकारों की मति के चलते हुए, व्यापारिक बुद्धि के चलते हुए हमारी राष्ट्र की और राज्य की सत्ताओं को पर्यटन शब्द दे दिया गया। तो धार्मिक पर्यटन जैसी आया वैसे ही मेरा सवाल प्रश्न चिन्ह मैंने लगाना चालू कर दिया था और शिवराज जी ने इसे स्वीकारा भी था। क्या है, उनकी मंशा में कोई संदेह नहीं, हमारी मांग पे मतलब निजी तौर पे मैं कहूं तो मैंने तो बड़ी ताकत के साथ कहा था कि ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, अद्वैत प्रतिपादन किया था, तो वहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनना चाहिए और उन्होंने बनाया, वो पूरी ताकत के साथ तो उस परियोजना को लागू किया। पर दिक्कत कहाँ है कि जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटीज होती है, जो क्रियान्वयन करने वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं कि मैंने अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि CBRI नाम की एक संस्था होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है, जी। उसकी प्रस्तावनाओं को साइड कर दिया उन्होंने, NGT की प्रस्तावनाओं को साइड में कर दिया। 13,000 से ज्यादा 1300 पेड़ों की कटाई हुई और उसके कारण जमीन का स्खलन हुआ, जो शर्मा जी ने बताया। तो लैंड का सिचुएशन पॉइंट भी नहीं देखा। उसके बाद में खंडेलवाल जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली
जो मैं निरंतर रूप से सभी, राम मंदिर हो, महाकालेश्वर का हो, बद्रीनाथ का हो, चाहे ओंकारेश्वर का हो, या देश के जितने धार्मिक संस्थान है सबके लिए मैं एक मांग कर रहा हूं पिछले 20 वर्षों से, 16 वर्षों से, वो ये है कि भाई 13 अखाड़े हैं, 4 शंकराचार्य की पीठ है, 5 वैष्णवाचार्य है, और साथ में विद्वत परिषदें काशी की, उज्जैनी की, नासिक की, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस वगैरह हैं जो बिल्कुल बेदाग हैं। इन लोगों की एक अथॉरिटी बना दी जाए जिसे सनातन आयोग कहते हैं। सनातन आयोग के अधीन जब सब चीजें आ जाएंगी तो हम जैसे लोगों के लिए, जिन्हें धन से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें सिर्फ धर्म से लेना देना है, वो सलाह देने का सामर्थ्य रखेंगे, योजना बनाने का सामर्थ्य रखेंगे, और साथ में गलती होने पे दंड देने का सामर्थ्य रखेंगे। आप देखिएगा इस प्रकार की गलती में दंड किसी को नहीं मिलता है। सारी एसआईटीज जो है वो अपनी कंक्लूजन लेस साबित हो जाती है। तो मैं तो सनातन आयोग की प्रस्तावना आपके चैनल के माध्यम से बारंबार करूंगा। नहीं, देखिए काफी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो बातें शैलेशानंद महाराज साहब कह रहे हैं और जो बातें खंडेलवाल जी ने कही हैं, जो आयोग बनना चाहिए, लेकिन अभी तक जो हुआ है, आप इसमें किसको मुख्यतः जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि बताया गया कि कई अधिकारी और उनको जिनको जानकारी भी थी, तो ना सरकार जागी ना प्रशासन जागा। उस वक्त जो अधिकारियों को जानकारी थी, जिन्होंने शिकायत की बात कह रहे थे, उनको भी पद से हटा दिया गया। और जैसा कि पहले आपने जिक्र किया कि वो चाइना की वो कंपनी का भी जिक्र होगा, जहां पर उस समय गलवान घाटी का मामला सामने आया था, लगातार कई बहस चल रही थी चाइना से व्यापार से लेकर, लेकिन 2022-23 में से ये पूरा का काम भी लिया गया, उस कंपनी से सेवाएं भी ली गई। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि इन चीजों को ध्यान में नहीं दिया गया, तब इनकी चर्चा उतनी क्यों नहीं हुई? आज ये चीजें निकल कर आ रही। ऋषभ जी देखिए, जो स्टैच्यू ऑफ वननेस इसको बोलते हैं, एक रूपता, इसका नाम दिया गया था, जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है। इसका जब निर्माण किया गया था तो जैसे राजीव जी ने कहा था कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी लोग आएँ और एक सुविधाएं, एक नया चीज़ कुछ देखने को लगे। क्योंकि ओंकारेश्वर जब जाते हैं तो नदी के किनारे दूसरी तरफ 2 शिवलिंग हैं, तो उसमें से ओंकारेश्वर को देखने के अलावा एक छोटा सा कि लोगों को मिल जाए, एक पर्यटन के रूप में कुछ मिल जाए। परंतु देखिए, हमारे महाराज जी ने एक चीज़ और बोली है कि अगर इसको पर्यटन के रूप में देखेंगे तो धार्मिक आस्थाएं भी आहत होंगी। आप देखिए कि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, 3 जुलाई को शुरू हुई और बाबा अंतर्धान हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरी एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी मैं JNK की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पर एक पर्यावरण संतुलन के एक रिपोर्ट आई है। सरकार ने बहुत सारी पब्लिसिटी करी, श्रीनगर में ही जो है सेंटर बना दिया, वहाँ पर एकदम से 5 लाख लोग आ गए, मानव संख्या ज़्यादा हुई, गर्मी हुई और बर्फ का पिघलना शुरू हो गया। और आप देखिए कि यात्रा अभी शुरू हुई है कि बाबा अमरनाथ अंतर्धान हुए। क्यों? कहीं ना कहीं आपने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। और ये जो मूर्ति का जो तिरछी हुई है, या जो इसके स्वरूप में जो मतलब जो विकृति आ रही है, वो क्यों आ रही है, तिरछी क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया, आपने वहाँ के इकोसिस्टम को प्रभावित किया। जैसे महाराज जी ने बोला कि NGT के, कई लोगों ने रिपोर्ट किया था, NGT की जो SOP थी उसकी अवहेलना की गई। देखिए, आप जहां भी इस चीज़ों को करेंगे, आप अगर कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों को लेंगे तो आप उसकी पहले SOP को समझिए, आप संतुलन को समझिए। अगर आप जो है अधिकारियों के वर्क, जैसे उन्होंने कहा कि धन और धर्म, जहां आपने सोचा कि मुझे धर्म से धन चाहिए, तो वहां इस तरीके की जो है अनियमितताएं आएंगी और वो होता आएगा। आपने महाकाल, इसका साक्षात उदाहरण है कुछ दिन पहले कि आपने महाकाल लोग बनाया और मूर्तियां जो है बिखर गई। मतलब वो विभत्स देखने लायक था, मूर्तियां जिसमें हाथ कटे हुए। मतलब आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल, मतलब अंध जो जैसे कि महाराज राजीव जी ने भी कहा कि आप ग्रहण लग गया है कि जो सरकार धर्म और रक्षा और हिंदुओं के लिए काम कर रही है, एकदम से अगर इस तरीके के काम आएंगे और उसमें विकृतियां विकल, तो कितना लोगों की आस्थाएं, कितना भावनाएं आहत होंगी। और वास्तव में वो तस्वीर देखने लायक नहीं थी ऋषभ जी। तो इस तरीके की अगर जो अनियमितताएं हो रही हैं तो ऑब्वियसली एक आयोग बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आयोग तो बहुत सारे हैं, गौ संरक्षण आयोग भी बन गया, उसका कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है? गौ माता जो है हमारी, वो आप सबके सामने विदित है क्या हो रहा है सड़कों पर। तो आयोग के साथ साथ इसका दंड भी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए और भी जो धर्म है, जितने भी धर्म है,
उसमें क्या सरकार इतना इन्वॉल्वमेंट करती है किसी धर्म में? मंदिरों पर क्या इतना शिकंजा है प्रशासन और शासन का? वाकई में ये बहुत नहीं, सारी लंबी बहस का एक इस पर चर्चा भी होती रही और कई सवाल भी इस पर खड़े होते रहे। राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। जो बातें अभिषेक जी कह रहे हैं और जो चीजें दरकिनार नियमों को करके रखा गया, जो तो क्या ये माना जाए कि जल्दबाजी में निर्माण इसका करा दिया गया? जैसा कि अभिषेक जी ने पहले जिक्र किया कि जो मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में हमने देखी, क्या उसकी होड़ में इसको जल्दबाजी में बनाया गया? और उसके अलावा उस वक्त जो मैंने अभिषेक जी से सवाल किया, चाइना कंपनी से जो सहयोग लिया क्या, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उस वक्त 2020 में एक बड़ा मामला हुआ था, गलवान घाटी में कई जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद कई तरह की बहस चल रही थी, उसके बावजूद भी चाइनीज कंपनी से सहयोग लिया क्या, और इस चीज को आप कैसे देखते हैं राजीव जी? सर, प्रथम महामंडल को प्रणाम करता हूं और उनसे माफी चाहता हूं कि मैं पहले उनको प्रणाम नहीं कर पाया। जो सबसे बड़ी बात महाराज जी ने कही है, सनातन आयोग। देखिए, एक सनातन का दावा करने वाली पार्टी के शासन में सनातन आयोग नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? प्रश्न तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जो इशू उठाया है वो बिल्कुल सही, और बगैर इसमें धार्मिक आचार नहीं होंगे, धर्माचार यदि नहीं होंगे और रिटायर्ड जस्टिस नहीं होंगे तो ये जो कमियां आ रही है उसका पूर्ति नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, वही बात फिर आती है जो स्वदेशी की बात करने वाली पार्टी, स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन नारा देने वाली पार्टी यदि चाइना से कर रही हो भगवान के उसमें, तो ये भी हमें सोचने की बात है कि ये कहां तक सही है, कितना, क्या हम उसके पास विकल्प नहीं थे हमारे पास दूसरे, उसको विकल्प को सोचा जाना चाहिए। जब सरकारी स्तर पर हम एक भगवान जो आस्था का केंद्र है हमारा, वहां पे हम जब चीनी कंपनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चीनी मटेरियल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो निश्चित हम जो मैसेज अपनी जनता को देना चाहते हैं वो हम निश्चित रूप से दे नहीं पाएंगे कि आप स्वदेशी अपनाइए, चाइना के सामान बहिष्कार कीजिए। ये भी बात है। तीसरी बात जो है शिवराज सिंह की बात है। शिवराज सिंह को आप देखेंगे, उनकी एक बड़ी आदत रही है हमेशा से सबसे तेज, सबसे आगे। आपका आस्था का चैनल कहता है ना, सबसे पहले सबसे आगे, तो वो हर योजना में सबसे मध्य प्रदेश को सबसे आगे सबसे तेज रखना चाहते हैं। और उसी क्रम में जो आपने बताया कि वल्लभ भाई पटेल की जो भूमि बनी, उसी को कंपेयर करते हुए शिवराज जी ने योजना मेन ड्रीम। लेकिन ठीक है राजीव जी, लेकिन दिक्कत यही है कि वो समस्या आती है। आप तेज कीजिए, आप उससे जैसे भी समय उचित समय में कीजिए, लेकिन छवि जब खराब होती है तो इसके साथ साथ अभी और भी मामले देखने को मिल रहे हैं, इसलिए और जोरे पकड़ रहे हैं। निलंबन जो है एग्जीक्यूशन पे, इंटेंशन पे, एग्जीक्यूशन पे शंका होनी चाहिए। लेकिन जब एग्जीक्यूशन ही गलत है तो जो उसने प्लानिंग किया है उस पर भी उंगली उतनी ही उठेंगे, क्योंकि उसने कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो वही बात हो गई राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री कोषाध्यक्ष जी ने कहा हमें पता ही नहीं, हम हस्ताक्षर क्या नहीं है, हस्ताक्षर हमको मालूम नहीं हमारे। तो ये जो यदि किसी ने जिम्मेदारी, यदि कोई योजना बनाई है और उसमें कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं, कोई गड़बड़ियां हुई हैं, तो उतनी गड़बड़ी करने की जितनी जिम्मेदारी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है जिसने उस योजना को लाया है और उसमें फेल हुआ है। ये उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए राजीव जी, जांच तो की जा रही है। अब जांच में क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जांच की जाती रहती है, वो जिम्मेदारी जो तय होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति ना हो, इस पर क्योंकि कैसे काम किया जाता है ये देखना होगा। महाराज जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अभिषेक जी ने एक बात का जिक्र और किया कि कई बार बहस भी चलती है कि धार्मिक रूप से ट्रस्टों में, मंदिरों में जो सरकार या प्रशासन का जो दखल है वो शायद उतना होता है, उसके चलते भी कई तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार की बात सामने आती है। इसको लेकर आपका क्या मानना है, कितना इसका दखल होना चाहिए, या फिर उसको लेकर आयोग की जिसे जिक्र किया जाता है कौन कौन उसमें शामिल होना चाहिए? और साथ ही अभी और भी मामले देखने को मिल रहे हैं इस तरह की घटनाओं से, धार्मिक रूप से देश में छवि भी काफी खराब हो रही, राम मंदिर का मामला हो और कई मामले हो जिससे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, कितने उचित है इस तरह की घटनाएं धार्मिक तौर पर? देखिए, बात इस पर रखिएगा ऋषभ जी कि हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्टाइज होता है, हर विषय का एक विशेषज्ञ होता है। आज किसी वैज्ञानिक लेबोरेटरी का आप प्रधान किसी प्रशासकीय अधिकारी को बना देंगे जो कि विज्ञान के अंदर स्नातक भी नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कार्यालयिक बाबू का काम करेगा। वो कभी भी उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाएगा कि वहां पर क्या क्रियान्वयन हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने धार्मिक संस्थान है उनके लिए सनातन आयोग भी लगाया जाए। और साथ में बड़ी अच्छी बात बोली है खंडेलवाल जी ने, देखिएगा यदि हम वृक्षारोपण करके आया आज, तो वृक्ष लगा लेना ही हमारी कर्तव्यों की तीसरी नहीं है। उसको पोषित करना, उसका पालन करना, खाद देना, पानी देना, यानी हमारी योजनाओं को पूर्ण साकार रूप तक पहुंचाना, चाहे हम पद पे रहे या न रहे,
ये हमारा निजी कर्तव्य होना चाहिए। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि जैसे हम जैसे लोग कुछ स्वप्नशील लोग हैं, जो कि बड़े क्रिएटिव लोग हैं, वो अपनी प्रस्तावना शासन को दे देते हैं, शासन स्वीकार लेता है, हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, शासन भी उसको एग्जीक्यूट करके वाहवाही लूट लेता है। किंतु बाद में सत्ता बदल जाती है, सत्ता बदल जाती तो प्रोजेक्ट का फेल्योर हो जाता है। वो प्रोजेक्ट का फेल्योर क्यों होता है? क्योंकि उनका पेरूजल नहीं है, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं है, उनको क्या हो रहा है ये मतलब नहीं है। तो मेरा सीधा सा कहना यह है कि जो भी सत्ता, जो भी व्यक्ति प्रोजेक्ट को लाता है, उसकी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से लेकर के ऑपरेशन की जवाबदारी सदैव रहनी चाहिए जब तक उसका अस्तित्व है। तो आज सीएसआरआई की हमने बात करी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि कमांड मुझे मिल रही, समय पूरा हो गया है। वाकई में देखिए तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन सवाल यही है कि इसकी अब जिम्मेदारी क्या तय होती है, क्या जांच में निकलता है, और उस पर मुझे लगता है और भी चर्चा हो सकती है। समय हमारे पास फिलहाल कम है। बहुत शुक्रिया शैलेश महाराज जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 108 फीट ऊंची प्रतिमा के संकट में होने की बात सामने आई है, उसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं, और इस पूरे सवाल पूरी परियोजना को लेकर भी हैं। अब जांच समिति जांच कर रही है, लेकिन क्या जांच में निकलता है या फिर वाकई में ऐसी कार्रवाई जिम्मेदारों पर होती है ताकि पुनरावृत्ति इसकी ना हो, देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रशिक्षण में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।